नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा है कि अपने जो लास्ट क्लास जो थी वो अपने रही थी आहार और पोषण के बारे में, जिसके अंदर अपन ने क्या किया था, जो पोषण के बारे में अपन ने कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो खनिज लवण जो है और विटामिन जो रहेगी वो आज की स्लाइड रहेगी। ठीक है, तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, और जो इन दोनों को अपन ने कल अपन ने पढ़ा था। ठीक है, उसके साथ में अपन ने खनिज लवण के बारे में भी पढ़ा था। तो आज जो क्लास जो है वो अपनी जो रहेगी प्रोटीन के बारे में, ठीक है, और जो है विटामिन्स के बारे में रहेगी कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं और विटामिन्स होते हैं जो अपने आहार में से अपन को उपलब्ध होते हैं और उनका अपने बॉडी के अंदर उनका क्या फंक्शन होता है उनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो स्लाइड जो थी उसके अंदर जो खनिज जो थे उसके अंदर कुछ बाकी रह गए थे जो आज अपन मैं लेके आया हूँ। देखो, खनिज में अपन ने मैग्नीशियम वगैरह ये सारे जो थे इनको दो भागों के अंदर अपन बांटते हैं। ठीक है, खनिज जिसको बोला जाता है मिनरल्स बोला जाता है। ठीक है, ये मिनरल जो होते हैं मिनरल्स, ठीक है, जो मिनरल्स जो होते हैं वो अपने को फूड से प्राप्त होते हैं और फूड में भी किससे, वेजिटेबल जो होते हैं उनसे अपने को ये मिलते हैं। ठीक है, शरीर में उचित विकास के लिए व अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। अल्प मात्रा में लगभग 20 प्रकार के खनिज आयनों की जरूरत होती है, यानी थोड़ी सी मात्रा में ये ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 20 प्रकार के। ठीक है, अल्प जिनको क्या बोला जाता है, अल्प पोषक तत्व भी कहा जाता है, जिनकी मात्रा कम होती है उनको क्या बोला जाएगा, अल्प पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, खनिज तत्वों को दो श्रेणियों के अंदर क्या किया है, विभाजित किया है। सबसे पहला कल अपन ने जो लघु वाले थे वो पढ़ लिए। ठीक है, और एक था दूसरा जो होता है दीर्घ। ठीक है, लघु पोषक तत्व एक तो आयरन, ठीक है, आयरन होता है, आयोडीन होता है, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक, मोलिब्डेनम, ठीक है, सेलेनियम और फ्लोरीन। ये जो थे, ये जो तत्व जो है वो कैसे होते हैं, लघु होते हैं, जिनकी मात्रा कम आवश्यकता होती है। दूसरा होता है दीर्घ पोषक तत्व, जिनकी मात्रा ज्यादा होती है, फास्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और कैल्शियम, इनकी मात्रा ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कुछ जो थे वो अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, कुछ जो थे वो मैग्नीशियम वगैरह पढ़ लिए थे। ठीक है, कुछ जो थे वो क्या है, बाकी रह गए थे। तो इसके अंदर जो तीन जो थे वो बाकी रह गए थे गुरु पोषक तत्व के अंदर, यानी जिनकी मात्रा ज्यादा मात्रा में चाहिए, दीर्घ होते हैं। पहला है फास्फोरस। फास्फोरस आप देखने जाओगे तो फास्फोरस को कल अपन ने बताया था फास्फोलिपिड्स, जैसे वसा पड़ी थी तो फास्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ा था, यानी फास्फोरस और लिपिड दोनों मिलके फास्फोलिपिड बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फेट मिलके, और ये क्या, इसका काम क्या होगा, कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करता है। तो फास्फोरस का काम क्या है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में। दूसरा, कैल्शियम और फास्फोरस मिलते हैं दांतों और अस्थियों के अंदर, तो इनके निर्माण में भी क्या होता है, सहायता करते हैं। दूसरा होता है एटीपी, डीएनए, आरएनए के अंदर देखो एटीपी, जिसका नाम भी यहां पर देखें तो एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फेट बोलते हैं। और डीएनए के अंदर भी आप देखोगे, डीएनए के अंदर तीन चीजें होती है, एक तो होता है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, प्लस शुगर, प्लस नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी फॉस्फेट मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, फॉस्फेट। तो ध्यान रखना, एटीपी के बनाने में, डीएनए आरएनए बनाने में फॉस्फेट समूह की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरा, तो कोशिका झिल्ली में और दांतों अस्थियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और किस में पाए जाते हैं, ये एटीपी, डीएनए और आरएनए बनाने में इसमें सहायता करते हैं। दूसरा होता है सल्फर, जिसको ये जो होता है सिटीन, मिथोनिन, एमिनो एसिड जो होते हैं उनको निर्माण के अंदर ये क्या होता है, क्योंकि देखो एमिनो अम्ल जो होते हैं वही मिलके क्या बनाते हैं, बनाएंगे अपने क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। और प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आप देखोगे तो ये दो समूह होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है।
ठीक है। तो मेथियोनिन वगैरह जो है ये क्या एमिनो एसिड है। तो ये मेथियोनिन जो होता है उनके अंदर जैसे प्रोटीन जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अलावा फॉस्फेट, ठीक है, और सल्फर, ये भी इनके अंदर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, ये भी क्या होती है इनके अंदर उपस्थित होती है प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन जो बनता है वो किनसे बनता है, वो बनता है एमिनो एसिड से, ठीक है। तो ये सिटिनिन जो होता है ये और मिथेयोनिन जो होता है, इन दोनों जो अमीनो एसिड होता है उनके अंदर सल्फर पाई जाती है प्रोटीन के निर्माण में, ठीक है। वो भी कौन सा, केराटोनिन। केराटोनिन जो प्रोटीन होता है उसके निर्माण में सल्फर का उपयोग आता है। फिर होता है पोटेशियम, यह अम्ल सार को क्या करता है, संतुलन करता है, अम्ल सार संतुलन करता है। ये आयंस होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम जो आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये अम्ल और सार को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और कल मैंने आपको ये भी बताया था जब अपन ने सोडियम पढ़ा था, तो सोडियम में बताया था कि सोडियम पोटेशियम होता है ये तंत्रिकाओं के अंदर जो मैसेज जाता है, ठीक है, तो उनमें ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो सूचनाओं को गति हेतु Na प्लस और K प्लस जो आयंस होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो आयंस होते हैं, ये पंप के निर्माण करते हैं, पंप का निर्माण करते हैं। यानी जब ये बाहर अंदर होते हैं तो क्या होता है, उस तंत्रिका पे आवेश होता है। तभी अपन ने बोला था कि तंत्रिका के अंदर जो आवेग जो का संचरण होता है वो किस रूप में होता है, इलेक्ट्रिकल रूप में होता है, यानी विद्युत आवेग के रूप में होता है, ठीक है। तो ये थे इनके उपयोग जो अपन ने कल रह गए थे। एक तो फॉस्फेट रह गया था, सल्फर रह गया था और पोटेशियम रह गया था, इनको अपन ने आज देख लिया, ठीक है। तो फॉस्फेट जो होता है वो उसका यूज आता है आरएनए, डीएनए, एटीपी, दांतों अस्थियों के अंदर, कोशिका झिल्ली के निर्माण में। सल्फर का आता है जो मिथियोनिन और सिटीन जो होता है, ठीक है, इनके एमिनो अम्ल के में ये पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन निर्माण में ये कौन सा प्रोटीन, वो भी कैरोटीन जो प्रोटीन होता है उसके संश्लेषण में इसका काम आता है। अम्ल सार संतुलन में किसका काम आता है, पोटेशियम का। और जो सूचना जो जाती है उनके अंदर भी किसका काम आता है, ये जो पोटेशियम का काम आता है, क्योंकि ये पंप की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो आपको पता होगा, प्रोटीन जो होता है सबसे कहते हैं कि इस पे वर्ल्ड में जो सबसे पहला जो घटक बना होगा वो प्रोटीन बना होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन से ही ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो क्या है, प्रोटीन डीएनए जैसे आप देखोगे तो डीएनए के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है, और क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होता है उसका कार्य जो होता है वो ये है कि ये अपने बॉडी बिल्डिंग में कार्य करता है, ठीक है। अपने शरीर में जो बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी बनती है, यानी शरीर के अंदर जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उनमें ये सहायक होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग सोर्स है, जिनको अपन ने पहले देखा था कि बॉडी बिल्डिंग जो बनती है या अपने जो शरीर का निर्माण होता है उसके अंदर ये आता है। इसकी उत्पत्ति प्रोटियोज शब्द से हुई है, जो ग्रीक शब्द है इसका नाम है प्रोटियोज और इसका अर्थ होता है प्राथमिक या अधिक महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है। इसको इंपोर्टेंट या प्राथमिक बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अधिक महत्वपूर्ण यौगिक होता है। इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, मूलर ने की थी। खोज जो प्रोटीन की किसने की थी, मूलर ने की थी, और ब्रिजिलियस द्वारा इसका नाम दिया था। तो ब्रिजिलियस ने तो इसको नाम दिया और मूलर ने इसको क्या किया, खोजा था, ठीक है। तो मूलर और ब्रिजिलियस इसको नाम दिया और मूलर ने इसको खोजा था। फिर अगर देखेंगे तो इसके अंदर कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। यानी ये इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मिलते हैं। इसके अलावा यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO ये तो होंगे ही होंगे। इसके साथ में क्या होते हैं, नाइट्रोजन हो सकती है, फास्फोरस और सल्फर युक्त हो सकते हैं ये, ठीक है। इनके साथ में ये जो समूह जो है वो क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन से जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी, जो लगभग कह सकते हैं कि अपन जो ग्लूकोज होता है उसके बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि 9 किलो कैलोरी जो थी वो किससे मिल रही थी, वसा से मिल रही थी। तो वसा से कितनी मिलती है, 9 जो किलो कैलोरी जो होती है वो उससे मिलती है, और 4 जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट और इससे प्रोटीन से मिलती है प्रति ग्राम। दाल, इसके सोर्स क्या है, कहां से ये मिलता है, तो ये दालों से, सोयाबीन, अंडे, मछलियां के से प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन अगर पूछा जाए, इंपोर्टेंट कई बार पूछा भी गया है, सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है वो किसमें होता है, सोयाबीन में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। यानी सोयाबीन जो है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज्यादा जो होता है वो सोयाबीन में मिलता है, ठीक है। तो आपको ये सवाल बन सकता है कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो किसमें मिलता है, तो किसमें मिलता है, सोयाबीन के अंदर मिलता है। मुख्य कार्य हमारे शरीर में, एक तो इसका कार्य जो रहता है वो वृद्धि और विकास रहता है, वृद्धि करना और विकास करना, ये किसका काम है,
प्रोटीन का काम है। इनमें जो छोटग्रस्त जो अंग होते हैं उनकी मरम्मत करना, नई कोशिकाएं जो बनती है, ठीक है, नई कोशिकाओं के निर्माण में, नई कोशिकाओं के निर्माण में, नई कोशिकाओं के निर्माण में इसका कार्य होता है। प्रोटीन संरचनात्मक इकाई होती है एमिनो एसिड। प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाई है वो है एमिनो एसिड। ध्यान रखना, प्रोटीन जो बने हुए होते हैं वो किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट की जो होती है वो संरचनात्मक इकाई ग्लूकोज है, उसी तरह से प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? एमिनो एसिड है। वसा की संरचनात्मक इकाई अगर देखें तो दो है, एक तो होता है ग्लिसरॉल और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? फैटी एसिड होता है। ये अम्ल, एमिनो अम्ल आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और ये जुड़कर पेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड जो होते हैं वो आपस में जुड़ने से, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे सपोज मान लो एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो अम्ल, ठीक है, और ये मिलके इनके बीच में जो बंध मिलता है उसको तो बोलेंगे अपन पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जो यौगिक बनाते हैं उसको बोलेंगे पेप्टाइड यौगिक। यौगिक जो बनता है उसका नाम क्या है? पेप्टाइड, ठीक है। अब जो पेप्टाइड जो होगी वो एमिनो एसिड एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एमिनो एसिड जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि ये एक बहुलक की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड जो होता है तो इससे क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड आगे चल के यही क्या बनाता है? प्रोटीन, ठीक है। तो जैसे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, इस तरह की बहुत सारी क्या हो जाती है? श्रृंखला हो जाती है, तब इसको पेप्टाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पेप्टाइड। और ऐसी बहुत सारी हो जाती है तब इसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इसके बीच में जो बंध है ये दोनों के बीच में जो बंध ध्यान रखना, प्रोटीन के एमिनो एसिड के बीच में जो बंध बनता है वो कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध बनता है। कौन सा होता है? पेप्टाइड। कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध बनता है। प्रोटीन के निर्माण से संबंधित 20 प्रकार के एमिनो एसिड मानव में पाए जाते हैं, यानी अपने अंदर जो होते हैं वो 20 प्रकार के ही, बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनाते हैं वो केवल कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर कि अगर सवाल आ जाए कि भाई कितने प्रकार के एमिनो एसिड अपने शरीर में पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, तो 20। उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जो प्रोटीन बनाने के अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर के अंदर 20 होती है। तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड वैसे होते हैं जो अपने प्रोटीन निर्माण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अन्य एमिनो एसिड, इन एमिनो एसिड के अलावा भी मानव में, शरीर में अन्य एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं, जैसे ऑर्निथिन, ठीक है, सिटुलिन, ये भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने के अंदर अपने बॉडी के अंदर वो भाग नहीं लेते हैं, यानी 20 प्रकार के ही एमिनो एसिड है जो क्या करते हैं? अपने अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है यूरिया चक्र, जैसे ऑर्निथिन और सिटुलिन एमिनो अम्ल उपयोगी होते हैं। यूरिया चक्र, जैसे किडनी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो यूरिया का जो निर्माण होता है वो अमोनिया से होता है, और ये कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है, और इस चक्र को ही क्या बोला जाता है? ऑर्निथिन चक्र। तो वहां पे कौन काम आ रहा है? ऑर्निथिन, जो एमिनो एसिड होता है वो काम में आता है, ठीक है। एक होता है गाबा, ठीक है। एक तीसरा जो होता है वो क्या होता है? गाबा। गाबा का मतलब वो क्या होता है? गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल, जो न्यूरोट्रांसमीटर में आता है। जैसे ये शब्द जो है वो पहले भी आ चुका है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है? इसका जो संबंध है वो किससे है? तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। इसका संबंध किससे है? तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के जो दुर्मास्य थे, यानी जो लास्ट में जो नर्व एंडिंग पॉइंट जो था वहां पर आपको एक सिनेप्टिक नॉब मिलती है, ठीक है। उस नॉब पे एक सिनेप्टिक नॉब जो होती है, यानी जो गुंडी जो होती है लास्ट वाले की, ठीक है, तो वहां पे कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है और जिसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्या करता है? ये आवेगों को प्रबल करने का कार्य करता है, ठीक है। इसका काम है आवेगों को प्रबल करना।
को प्रबल करना, यानी जो आवेग चलेंगे वो कैसे हो जाते हैं, जब दुर्बल हो जाएंगे, ठीक है, यानी चलते चलते जब थक जाएंगे, एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इसमें हेल्प करता है, यानी सूचनाओं के जो परिसंचरण जो हो रहा है, सॉरी, जो सूचना जो होती है, आवेग जो होता है, वो उनका जो जो चल रहे हैं, गमन हो रहा है उनके अंदर, ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर उसमें क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये जो सिनेप्टिक नॉब होती है वहां से निकलता है। सिनेप्टिक नॉब का मतलब जो होता है, तंत्रिका का जो एक्सोन होता है, एक्सोन के जो नर्व एंडिंग पॉइंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे तंत्रिका है, ये दुर्मास्य थे इसके, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है इस तरह से, ये जो यहाँ पे मिलता है क्या, सिनेप्स यहाँ पे मिलता है, तो ये गाबा मिलता है जिसका नाम है गामा एमिनो ब्यूटाइरिक अम्ल, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। यकृत में ऑर्निथिन द्वारा, यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, ठीक है, ऑर्निथिन द्वारा ही क्या किया जाता है, ये अमोनिया को किस में बदला जाता है, यूरिया के अंदर बदला जाता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गामा ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथिन चक्र क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अमोनिया जो होती है वो यूरिया के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। एमिनो अम्ल में अमोनिया और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह पाए जाते हैं। कितने समूह पाए जाते हैं इसके अंदर, दो समूह पाए जाते हैं, एक तो होता है अमोनिया एमीन ग्रुप नाइट्रोजन वाला, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक जो क्या होता है COOH वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है, तो ये जो है अम्ल और सार दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, अम्ल भी होता है सार भी होता है, ठीक है, इसलिए इसको जिल्टर आयन भी बोला जाता है, जिल्टर आयन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें अम्ल भी है और सार भी होते हैं। पहला प्रोटीएज, ठीक है, इसका नाम है प्रोटीएज, जिसका नाम है प्राथमिक और अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, इसकी खोज जो मूलर ने की थी, इसका नाम जो है ब्रिजिलियस ने दिया था। CHO कंपाउंड होता है, इसके साथ में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है, ये इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, इससे जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है अपने अंदर, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से मिलती है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर और देखा जाए तो जो सोयाबीन जो होता है, सोर्स के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे जो दाल वगैरह होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन जो है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा, आपको पूछे सर्वाधिक प्रोटीन किसमें मिलता है, तो सोयाबीन के अंदर मिलता है। इसका काम क्या होता है, वृद्धि और विकास के अंदर ये कार्य करता है, ठीक है। प्रोटीन जो बनते हैं उसकी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, एमिनो एसिड होती है। बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो उनके बीच में जो बंध बनता है उसको पेप्टाइड बंध बोलते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसको पेप्टाइड बनते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे पेप्टाइड जब बन जाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड मिलके ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने शरीर के अंदर 20 प्रकार के क्या मिलते हैं, एमिनो एसिड मिलते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलेंगे जो क्या करते हैं, अपने अंदर प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं। इनके अलावा भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन 20 प्रकार के ही एमिनो एसिड क्या करेंगे, प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है ऑर्निथिन जो होता है, सिटुलिन जो होता है और गाबा जो होता है, तो ऑर्निथिन जो होता है उसका जो काम है वो क्या होता है कि ये सिटुलिन और एमिनो एसिड जो होते हैं ये यूरिया चक्र के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑर्निथिन का क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है, और गाबा क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर काम के कार्य करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है एक केमिकल है, उसके रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है। इसमें दोनों समूह पाए जाते हैं, एमिनो समूह भी पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होता है, सार भी होता है। देखो एमिनो में सारी समूह भी है, ठीक है, एमिनो कैसा समूह है, सारी समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा समूह है, अम्लीय प्रकृति का होता है, CHO ये अम्ल है, एसिटिक एसिड के अंदर आता है, ये इसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अतः ये दोनों समूह परस्पर क्रिया करते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आंतरिक लवण बनाते हैं। अच्छा, ये द्विध्रुवीय है, कैसा है, द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय संरचना होती है, इसलिए एमिनो अम्ल को द्विध्रुवीय क्या कहा जाता है, आयन, जिसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन या एम्पोलाइट आयन भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट ज्विटर आयन क्या होते हैं कि आपको ये बताना है कि जो प्रोटीन जो होता है उनके अंदर अपने को एमिनो ग्रुप और दूसरा जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या प्रकृति होती है, अम्लीय होती है। एमिनो की क्या होती है, सारीय होती है। एमिनो सारीय है, ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक है वो क्या है, वो अम्लीय है। दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं,
और लवण जो होते हैं, अब दोनों है, दोनों प्रकृति, अम्ल भी है और सार भी है प्रोटीन के अंदर ही, ठीक है। तो ये द्विध्रुवीय क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। और इसी को ये आयन जो होते हैं इनको द्विध्रुवीय आयन कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको द्विध्रुवीय आयन भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है ज्विटर आयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन भी कहा जाता है या एम्पोलाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पोलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ज्विटर आयन क्या होते हैं कि अम्ल प्रोटीन के अंदर दोनों आयंस मिलते हैं, ठीक है, यानी सार भी होते हैं और लवण भी होते हैं। एमिनो अम्ल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं और क्रिस्टल होते हैं। जल में, अम्ल में, सार में ये विलयशील होते हैं यानी घुलनशील होते हैं। अम्ल और सार में क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, जल में भी घुलनशील होते हैं। एमिनो अम्ल प्राथमिक एमीन, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों महत्वपूर्ण लक्षण दर्शाते हैं। दोनों के लक्षण, एमीन के भी लक्षण होंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों के लक्षण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल समविभव बिंदु बताते हैं। समविभव का मतलब क्या होता है कि देखो, जब विलयन का पीएच जिसपे विद्युत विभव लगाने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की तरह गमन नहीं करता, क्योंकि देखो ये अम्ल भी है, सार भी है, ठीक है। तो अगर इसमें विद्युत धारा अगर डालते हैं तो ये किसी भी आयन जो होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं, वो किसी भी तरह विभव की तरह, यानी ना तो एनोड की तरफ जाते हैं और ना ही कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया, समविभव बिंदु कहा जाता है, ठीक है। समविभव बिंदु में विलयता, चालकता, श्यानता, परासरण क्या होती है, इसमें न्यूनतम होती है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल कम दर्शाते हैं, विलयता भी कम दर्शाते हैं, चालकता भी कम दर्शाते हैं, ठीक है, श्यानता भी कम दर्शाते हैं और परासरणता भी इनका क्या होता है, कम होता है। अब एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण अगर देखने जाए तो एमिनो अम्ल को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। जैसे उदासीन एमिनो अम्ल कौन से होते हैं, तो ग्लाइसिन है, ठीक है, एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है और आइसोल्यूसिन है, ठीक है। तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ठीक है, एलेनिन और ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन वी हो गया, ठीक है, और ए से एलेनिन और ग्लाइसिन, ये जो होते हैं ये उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन, ठीक है। दूसरा होता है अम्लीय एमिनो अम्ल, जिसको बोलते हैं एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है, एस्पार्जिन अम्ल, ग्लूटेमिन अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल। एक तो ग्लूटेमिन है और एक ग्लूटेमिक अम्ल है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो एस्पार्जिलस जो होते हैं वो अम्लीय है, ग्लूटेमिन भी कैसा, अम्लीय है, और ग्लूटेमिक अम्ल ये भी कैसा, अम्लीय है। सारी एमिनो अम्ल दो होते हैं, ठीक है, एक तो आर्जिनिन होता है और दूसरा लाइसिन होता है। वो ग्लाइसिन है, ये लाइसिन है। ग्लाइसिन उदासीन है, लाइसिन कैसा है, सारीय। उसके बाद में है एमिनो अम्ल सेरिन, ठीक है। उसके बाद में थ्रियोनिन, थ्रियोनिन जो होते हैं जिसके अंदर OH समूह पाया जाता है। कौन सा समूह होता है, OH, ठीक है। OH का मतलब होता है एल्कोहलिक समूह जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, सेरिन होता है और थ्रियोनिन होता है। तो वापस देख लो, उदासीन जो होते हैं वो ग्लाइसिन होता है, एलेनिन होता है, ठीक है, वेलिन होता है, ल्यूसिन होता है और आइसोल्यूसिन होता है, ठीक है। इसके अंदर अम्लीय के अंदर होता है वो एस्पार्टिक अम्ल होता है, ठीक है, ग्लूटेमिक अम्ल होता है, ग्लूटेमिन होता है और एस्पार्जिन होता है, ठीक है। एस्पार्टिक दो, ये एस्पार्टिक है, ये एस्पार्जिन है, ये ग्लूटेमिन है, ये ग्लूटेमिक है, ठीक है। तो याद हो सकता है, लेकिन इतना गहराई के अंदर नहीं आएगा। आपके जो मेन जो है वो जो है ज्विटर आयन है जैसे, ठीक है, समविभव बिंदु है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट है जिसमें सल्फर हो, सल्फर वाले जिनके एमिनो, अभी आया था अपने एमिनो अम्ल में क्या मिलती है, सल्फर भी मिलती है, ठीक है। तो एक तो होता है कौन सा, सिटीन, और दूसरा होता है मेथियोनिन, जो भी आगे भी आया था, जिसके अंदर क्या मिलती है, सल्फर पाई जाती है। एक होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो धुएं के साथ में जलते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनॉल एनेलिन, फिनॉल एनेलिन जो होता है ये कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। उसके बाद में विषम चक्रीय के, यानी जिसके अंदर दो तीन क्या मिलते हैं, दो चक्र मिलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनिन है और हिस्टिडीन, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं। अब देखो याद जो रखना है वो क्या है, पॉलिनिन एक अपवाद है, ये द्वितीयक एमिनो अम्ल जैसे NH जो होता है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार के एक एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये क्या इस तरह से क्या होता है, ये कौन सा है, पॉलिनिन एक अपवाद है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द्वितीयक एमिनो अम्ल एमीन जुड़ा हुआ रहता है और अल्फा पे एक कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार के एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। प्रथम सदस्य जैसे अपन देखें ग्लाइसिन को छोड़ के, ग्लाइसिन, ठीक है,
बाकी सभी एमिनो अम्ल असममित कार्बन परमाणु होते हैं, अतः इसमें ये प्रकाशीय कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। असममित इनकी आकृति होती है, संरचना होती है, ठीक है, असममिति होती है। इसके कारण ये क्या बताते हैं, प्रकाश में कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। 8 जो है वो है आवश्यक क्या है, एमिनो अम्ल। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, ध्यान रखना, आवश्यक जिनका निर्माण अपने शरीर के अंदर नहीं होता, लेकिन इनको भोजन के द्वारा क्या होता है, अपन ग्रहण करते हैं, तो इनका भोजन में होना जरूरी होता है। ये कौन कौन से, एक तो वेलिन है, सोल्यूसिन है, ठीक है, मिथियोनिन है और थ्रियोनिन है। उसके बाद में जो है आप दूसरा जो है ल्यूसिन है, लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है और फिनोलेनिन है। जो फिनोलेनिन ये आया था एरोमेटिक वाला, ठीक है। तो ये ऐसे जो एमिनो अम्ल है जो अपने बॉडी के अंदर जो होता है इसका निर्माण नहीं होता, इनको भोजन से क्या किया जाता है, अपने अंदर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल। इनका निर्माण केवल वयस्कों में होता है, यानी एडल्ट एज के अंदर ही होता है। वो किसमें होता है, अर्जिनिन और दूसरा होता है हिस्टिडीन। ये 2 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनका निर्माण जो होता है वो अर्ध है, अर्ध मतलब आधी उम्र के बाद में इनका निर्माण होता है, ठीक है, यानी वयस्क में केवल इनका निर्माण होगा। ये वो एमिनो अम्ल है जो अपन भोजन से लेते हैं, अपने अंदर नहीं बनते, ठीक है, जो नहीं बनते हैं और अपने भोजन से इसको लेते हैं वो आवश्यक कहलाते हैं। अर्ध आवश्यक जो होता है इनका निर्माण जो होता है वो वयस्क अवस्था में होता है, अर्जिनिन होता है और दूसरा होता है हिस्टिडीन होता है, ठीक है। अनावश्यक जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इनके निर्माण शरीर में होता है। इनका निर्माण क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। ग्लाइसिन है, ठीक है, ग्लूटेमिक है, सेरिन है, टायरोसिन है, एस्पार्टिक है, एलेनिन है, ठीक है, एस्पेराइजिन है, सिटिडीन है, पॉलिन है, ग्लूटेमिन है। इनका निर्माण शरीर के अंदर हो जाता है, ठीक है, ये अपना शरीर जो होता है इनका निर्माण करता है। तो ये है प्रोटीन के प्रकार जो थे वो उनके बेस के आधार पे। अब प्रोटीन के प्रकार जो है उनके जैसे अलग अलग बेस पे अपन इनका प्रकार से लेते हैं। सपोज मान लो पहले आकार के आधार पे ले तो रेशेदार प्रोटीन कौन से होते हैं, जिनमें रेशे मिलते हैं, रेशों के अंदर प्रोटीन मिलता है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स आते हैं, इलास्टिन फाइबर है और मायोसिन फाइबर है। तो कोलेजन मायोसिन ये मसल्स के अंदर मिलते हैं। गोलाकार जो होते हैं वो स्टोन होते हैं। स्टोन का मतलब आप जैसे डीएनए को देखोगे तो डीएनए के अंदर क्या होता है कि डीएनए के अंदर गोल संरचना द्वारा क्या बनता है, स्टोन प्रोटीन होता है। और जिसके चारों तरफ जो होता है इस तरह का प्रोटीन है, ये गोलाकार होता है, ठीक है, और गोलाकार होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, इसके चारों तरफ ऐसा लिपेट कर क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन जो है वो गोलाकार होता है, ठीक है। तो गोलाकार कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये डीएनए है और ये कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन जो अपने गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र और डीएनए जो मिलते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोबुलिन का मतलब होता है जो अपने जो इम्यूनिटी होती है, आईजी बोलते हैं इसको, ठीक है। आईजी ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं वो आईजी होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये ग्लोबुलिन एमिनो अम्ल प्रोटीन ये होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, जो अपने इम्यूनिटी सिस्टम में आईजी बोला जाता है। ये प्रतिरक्षी होती है, वो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन ही होती है। उसके बाद में कार्य के आधार पे जैसे एंजाइम्स के रूप में पेप्सिन है, एमाइलेज है। एमाइलेज जो होता है ये तो करता है प्रोटीन को ही डाइजेस्ट, खुद ही प्रोटीन है और प्रोटीन को ही क्या करता है, पाचन करता है। प्रोटीन का क्या करता है, ये पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का। स्टार्च को ये किसमें बदलता है, ये माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को किसमें बदलता है, ये माल्टोज में बदलता है। कौन बदलता है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट है संरचनात्मक में क्या आएंगे, कोलेजन, ठीक है। अच्छा ये अलग पार्ट है, ये अगर देखें तो इनके तरह से होता है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, ये अलग है क्योंकि कार्य के आधार पे संरचनात्मक बनाते हैं। तो संरचना कोलेजन और केराटिन जो होता है ये दोनों संरचना यानी बॉडी बिल्डिंग में ये कार्य करते हैं। उसके बाद में भोजन संग्रहण में एल्बुमिन है, ठीक है, और ग्लैक्टेमिन्स, ये प्रोटीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को संग्रहण करते हैं। तो इनको याद रखना है,
ठीक है। एंजाइम में पेप्सिन, एमाइलेज है, ठीक है। संरचनात्मक में कोलेजन और केराटिन है, ठीक है। और आप देखोगे तो जो भोजन संग्रहण के लिए वो है एल्बुमिन और ग्लूटामिन्स होते हैं। उसके बाद में संगठन के आधार पर इनको सरल और संयुग्मित और व्युत्पन्न 3 भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया है कि संरचना के आधार पर वो किस तरह से होंगे, ठीक है। तो देखो जिसमें सेम वो का वही है, अपन जो वसा पड़ी थी उसके अंदर भी यही था, ठीक है। इसमें भी आपको लगभग जो परिभाषा मिलेगी वो एक ही मिलेगी। जैसे उसमें भी बताया कि एक ही प्रकार की अगर अणु मिलते हैं तो जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरल वसा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि एमिनो अम्ल केवल एमिनो अम्ल से बने हुए होते हैं, इसमें एमिनो अम्ल ही होंगे, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो सरल प्रोटीन कहलाते हैं। अधिकांश प्रोटीन जैसे पेप्सिन है जिसमें एमिनो अम्ल ही होंगे, क्रिएटिन है, कोलेजन है, हिस्टोन प्रोटीन है, ये सारे जो प्रोटीन है वो कैसे सरल प्रोटीन में आते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो केवल एमिनो अम्ल से ही होता है, दूसरे इसमें समूह नहीं होते हैं। नेक्स्ट है संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर देखो उसमें भी क्रियात्मक समूह लगा हुआ था, यहाँ पे भी क्या एमिनो एसिड के साथ में कोई क्रियात्मक समूह मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, संयुग्मित प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसमें आता है कौन कौन से, तो हीमोग्लोबिन आता है, साइटोक्रोम आता है, ग्लाइकोप्रोटीन आता है, लिपोप्रोटीन आता है, ठीक है, और संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं ये। लिपोप्रोटीन में आपको बताया था क्या आता है, लिपिड प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो देखो लिपिड आ गया इसके साथ में, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। साइटोक्रोम ये जो होते हैं ये आपके श्वसन में कार्य करता है, साइटोक्रोम प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहां पे होता है जिसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई इसमें समूह लगा हुआ था। व्युत्पन्न क्या होता है, वो उसमें भी वही था कि सरल और संयुग्मित प्रोटीन का अपघटन होता है। तो इधर भी क्या है, सरल और संयुग्मित प्रोटीन का अपघटन होता है, उधर वसा का अपघटन हो रहा था, तो प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। उसमें आता है पेंटोज पेप्टाइड्स जो होते हैं वो क्या व्युत्पन्न प्रोटीन है। पेंटोज जो है वो क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन है। पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर आई थी, यहाँ पे क्या है, पेंटोज क्या है, प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन में क्रियात्मक समूह क्या होता है, एफी होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, वो किस में रूप में होता है, फेरस के रूप में होता है, Fe+2, इसको बोला जाता है फेरस, आयंस के रूप में होता है। साइटोक्रोम में क्रियात्मक समूह जो होता है वो क्या होता है, Fe होता है, क्या होता है, Fe होता है, इस पे आयंस नहीं होता। ग्लाइकोप्रोटीन में क्रियात्मक समूह कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट एक तरह का, ठीक है। लिपोप्रोटीन में क्या होगा, लिपिड होगा, यानी वसा होती है। लिपोप्रोटीन में क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होती है, वसा होती है। हीमोग्लोबिन में क्रियात्मक समूह क्या होता है, Fe+2 होता है। साइटोक्रोम में क्रियात्मक समूह क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्रियात्मक समूह कार्बोहाइड्रेट होता है। लिपोप्रोटीन में क्या होता है, वसा होता है। जंतु और वसा में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या, प्रोटीन होता है, कोलेजन है। जंतु में सबसे पहला ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है। लेकिन अगर बात करें कि संपूर्ण जो जगत है, जीवित जगत है, उनके अंदर जिसमें पादप और जंतु दोनों आते हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आपको जंतुओं का पूछे तो कोलेजन होता है, लेकिन अगर आपको पूछे कि संपूर्ण जगत में सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है रुबिस्को। कौन सा पाया जाता है, रुबिस्को प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज, ठीक है, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है, याद कर लेना इसको, इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इस जगत में वर्ल्ड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो उसका नाम क्या है, रुबिस्को प्रोटीन है, जिसका नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है। ये प्रोटीन जो होता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, इस धरती पे सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो कौन सा पाया जाता है, रुबिस्को प्रोटीन पाया जाता है। लगभग सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दूसरा, एंजाइम जितने भी होंगे वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि सभी जो है वो क्या है, प्रोटीन जो एंजाइम जो है वो सब किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कैसीन एक दूध प्रोटीन है, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, कैसीन प्रोटीन मिलता है, और इसको पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, रेनिन एंजाइम आता है। कौन सा आता है, रेनिन,
ठीक है, जो पाचन की क्रिया के अंदर अपन ने पढ़ा था कि रेनिन जो होता है वो दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन, उसके पाचन के लिए क्या आता है, मददगार होता है। ठीक है, यह आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, इसके अंदर सभी प्रकार के क्या होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं वो उस दूध से मिल जाते हैं, इसलिए दूध में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसलिए दूध जो होते हैं पीते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर अपने को सारे एमिनो अम्ल क्या हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ सभी आवश्यक जो एमिनो अम्ल होते हैं, आवश्यक वे एमिनो अम्ल वे होते हैं जिनका निर्माण अपने शरीर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, उनको अपन बाहर से लेना पड़ता है, वो क्या से होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो कैसीन जो है वो दूध के अंदर एक प्रोटीन मिलता है जिसके अंदर क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। इसको पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है। अब है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन सबसे पहला हार्मोन की तरह जैसे इंसुलिन और थायरोक्सिन और इसको एसटी जिसको बोलेंगे अपन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जो जिसका स्त्राव कौन करती थी, पीयूष ग्रंथि। कौन करती थी, पीयूष ग्रंथि करती थी। ठीक है, इसका स्त्राव थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इंसुलिन का अग्नाशय। ठीक है, तो ये जो हार्मोन जो है वो किससे बनते हैं, ये जो होते हैं प्रोटीन से बने हुए होते हैं। पौधे एवं जंतुओं में एंजाइम के रूप में ये पाए जाते हैं। पौधे और जंतुओं में एंजाइम जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। बाल जो हेयर होते हैं वो मांसपेशियां मसल्स जो होती है कि कोलेजन फाइबर और मायोसिन फाइबर जो होते हैं वो इसमें ही होते हैं। त्वचा का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की कमी होने पर शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट, अगर सपोज मान लो शरीर के अंदर सबसे पहला भाग जो होता है ऊर्जा देने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट फिर सेकंड नंबर जो आता है वो किसका आता है, वसा का आता है। किसका आता है, वसा का आता है। ठीक है, और वसा जो होती है वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के जो है अगर नहीं है तो फिर वसा जो होती है वो ऊर्जा देती है। अगर वसा और दोनों की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तब प्रोटीन जो होता है वो ऊर्जा देता है और वो उसको कौन सी, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो गैसीय परिवहन में सहायता करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन एवं CO2 के परिवहन में मदद करता है, के परिवहन में क्या करता है, ये मदद है। गैसेज जो एक्सचेंज होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या करता है, इन अणुओं को लेके जाता है, ऑक्सीजन और CO2 के अणु को क्या करता है, ये लेके जाता है। कुछ प्रोटीन जैसे एल्बुमिन है, ठीक है, फैसियोनिन है, भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन संग्रहण का कार्य कौन से करते हैं, एल्बुमिन है। ठीक है, और कौन सा है, फैसियोनिन जो है। ठीक है, ये प्रोटीन जैसे अंडे के अंदर देख लो एल्बुमिन। ग्लाइकोप्रोटीन कोशिकीय पहचान में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो कोशिकाओं के अंदर मिलता है। अब प्राकृतिक प्रोटीन, जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन से ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे पीएच में परिवर्तन हो गया, सपोज मान लो ताप में परिवर्तन हो गया, पीएच में परिवर्तन हो गया, तो जो भी प्रोटीन है वो अपनी जैविक सक्रियता को क्या कर देता है, खो देता है। ठीक है, तो जो जैविक सक्रियता जो है वो उसकी खत्म हो जाती है, खो देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। तो प्रोटीन का विकृतीकरण किसके कारण होता है, दो चीजों से, तो पीएच से, ठीक है, या कोई भौतिक कारण दूसरे हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो किससे होता है, ताप से। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रोटीन खराब हो जाता है। प्रोटीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी प्रोटीन अपनी जो जैविक सक्रियता है उसको क्या कर देता है, खो देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोटीन की विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन से संबंधित असामान्यता। ठीक है, असामान्यता का मतलब होता है अगर लंबे समय तक प्रोटीन को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लिया जाता है तो उससे क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, कुपोषण भी कहा जाता है इसको, कुपोषण। ठीक है, कुपोषण के अंदर यानी लंबे समय तक अगर प्रोटीन अपने बॉडी के अंदर नहीं आता है या प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, ठीक है, तो इनसे होने वाले बीमारियों को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण में कौन सी पहली बीमारी है, मारस्मस है। कौन सा है, मारस्मस जो है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन एवं अन्य ऊर्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट भी कम जा रहा है, साथ साथ में प्रोटीन भी कम जा रहा है, दोनों को कम जा रहा है। ठीक है, तो उसकी कमी के कारण ये रोग होता है। तो ये देखना, ये प्रोटीन इसलिए है क्योंकि प्रोटीन की कमी भी इसमें आती है और दूसरा अन्य जो ऊर्जा के युक्त जो पोषक पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो उनकी भी शरीर में अगर दोनों की कमी होती है
तो उससे जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, मारसमस होती है। लेकिन अगर खाली प्रोटीन से होती है तो उसको बोलते हैं कवासिकोर। क्या बोला जाता है, कवासिकोर कहा जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी मारसमस एक बीमारी है। इस बीमारी के क्यों होती है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर प्रोटीन और दूसरे जो ऊर्जा वाले जो सोर्स जो है वो अगर बॉडी के अंदर कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, ये मारसमस बीमारी होती है। ठीक है, इसे PEMB कहा जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ये 1 वर्ष तक बच्चों के अंदर पाई जाती है। इस रोग के लक्षण क्या, पूरे शरीर में वसा का स्तर का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। नहीं, लड़का जो होगा बिल्कुल वसा अभाव है तो वो लड़का कैसा हो जाएगा, दुबला पतला हो जाता है। और त्वचा पे क्या बन जाती है, झुर्रियां बन जाती है। बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं। ठीक है, वसा नहीं आ रही है तो क्या होगा, वसा जो है वो उसका अभाव हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। शरीर में जो त्वचा जो होती है उसमें झुर्रियां पड़ जाएगी। ठीक है, और बालों का क्या हो जाएगा, झड़ना हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, जो है लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है कवासिकोर। कवासिकोर जो होता है, ये रोग जो होता है केवल प्रोटीन की कमी से ही होता है। देखो, वो दोनों की कमी से हो रहा था, ये किससे होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में ये कब होता है, 1 से 5 वर्ष के बच्चों में ये पाया जाता है। इस रोग में लक्षण क्या होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर जो होता है वो फूल जाता है। ठीक है, सूजन आ जाती है। ठीक है, दूसरा होता है गोलाकार चेहरा, चेहरा जो होगा वो बिल्कुल गोल हो जाएगा। ठीक है, हाथ जो होंगे वो दुबले पतले रहेंगे, लेकिन पेट जो होता है वो टमीट लाइक यानी मटके जैसा हो जाएगा, पेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और पेट कैसा हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसे कई सारे जो झुग्गी बस्तियों के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, तो उनमें जो अगर लगातार अगर पोषण में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चे जो होंगे वो इस तरह से अपने को दिखेंगे, जिसमें शरीर में सूजन आई हुई लगेगी, चेहरा जो होगा वो फुला हुआ रहेगा और पेट जो होगा वो बाहर होगा ज्यादा। ठीक है, तो शरीर के हिसाब से पेट जो होगा वो बाहर होगा। तो ये कौन सी बीमारी होती है, कवासिकोर, या ये भी कुपोषण होता है। ये भी क्या है, कुपोषण का होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास जो था वो प्रोटीन जो था। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से बनते हैं, जिसके अंदर एमिन ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, और ये ज्विटराइन बनाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में मिलता है। फिर इनके अलग अलग जो है एमिनो एसिड के प्रकार है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होता है विटामिन। विटामिन्स, देखो कार्बनिक यौगिक होते हैं, आवश्यकता होती है सूक्ष्म मात्रा में। इनकी जो आवश्यकता होती है वो कैसी होती है, सूक्ष्म मात्रा में होती है, और ये भी एक तरह के क्या है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरा होता है विटामिन की खोज जो की थी वो ल्यूनिन ने की थी। किसकी खोज की थी, तो उसकी प्रोटीन की खोज किसने की थी, मूलर ने की थी, और ब्रेजिलियस ने उसको क्या दिया था, नाम दिया था। ठीक है, विटामिन शब्द जो था, शब्द जो है सी फंक ने दिया था, सी फंक ने इसको नाम दिया था। ठीक है, और ल्यूनिन ने इसकी खोज की थी। विटामिन सिद्धांत दिया था हॉपकिंस ने। ठीक है, और फंक दोनों ने क्या किया था, इसको प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया कि विटामिन हमारी उपापचय क्रिया को नियमित करता है। इस सिद्धांत में क्या बताया कि जो विटामिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो उपापचय क्रिया उसमें क्या करते हैं, ये नियमित करते हैं। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ध्यान रखना, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये अपने बॉडी के अंदर रोगों से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इसका मेन कार्य जो वो क्या है, रोगों से सुरक्षा करना, और दूसरा जो उपापचय क्रियाओं को नियमित करना। ठीक है, तो उपापचय क्रिया, लेकिन ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ठीक है, ऊर्जा नहीं होती है, ये रोगों से क्या करते हैं, लड़ने में मदद करते हैं। विलेयता के आधार पे, ठीक है, विलेयता के आधार पे इनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है वो वसा में, जो वसा में घुलते हैं वो होते हैं विटामिन ADE के, ADE के। ठीक है, और आपको अगर याद ना हो तो जल में याद रखो, जो जल में घुलते हैं, जल में कौन घुलता है, BC। ठीक है, बी और विटामिन C, ये दोनों ऐसे सॉरी, ये दोनों ऐसे विटामिन से जो जल में क्या होते हैं, घुलते हैं। बाकी जो बचे वो क्या होते हैं, जल में नहीं घुलते। तो याद रखना, जल में नहीं घुलते तो वो किसमें घुलते हैं, वसा के अंदर घुलते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना
कि जो जल में नहीं घुलते वो कौन सा विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो बाकी जितने भी बचे हैं ए डी ई के, ठीक है, वो कैसे होते हैं, जो घुलते नहीं है, वो किस में घुलते हैं, तो फिर वो वसा में घुलते हैं। सुनो, सी जल में घुलनशील एकमात्र विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि सी जो घुलता है, इसका बी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है, यानी ये ऑक्सीडेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को रोकता है, को रोकता है, ऑक्सीकरण को क्या करेगा, ये रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो सी जो है वो जल में घुलनशील भी है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट है, यानी बी जो होगा वो कैसा होगा, जल में घुलनशील तो है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। विटामिन ए ई, ठीक है, जो वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उष्मा के लिए सबसे संवेदी विटामिन जो होता है वो विटामिन सी होता है। कौन सा होता है, संवेदनशील, कौन सा होता है, विटामिन सी। विटामिन B17 जिसको लेटराइन बोलते हैं, इंपोर्टेंट, ये एंटी कैंसर युक्त विटामिन है, ठीक है। इस विटामिन को अपन क्या करते हैं, कैंसर में इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मिलता है वो क्या मिलता है, गेहूं की फसल में जो नई पत्तियां होती है उनसे ये विटामिन मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर के इलाज के अंदर इसमें पूछा जा सकता है कि एंटी कैंसर गुण वाला कौन सा विटामिन होता है और कहां से मिलता है। तो गेहूं की फसल जो होती है उसकी जो नई पत्तियां होती है उसमें ये पाया जाता है। इसको एंटी कैंसर युक्त विटामिन से, तो वो कौन सा है, 17, ठीक है, क्योंकि कैंसर का होता है खतरा और 17 पे होगा कौन सा, जो इसको बचाएगा, ठीक है, लेटराइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते, अपने अंदर कोई विटामिन नहीं बनते, लेकिन दो विटामिन जो होते हैं जो मानव के अंदर बनते हैं वो होते हैं, एक तो विटामिन के और डी, ठीक है, ये अपवाद है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि ऐसे विटामिन जो है, कौन से ऐसे विटामिन है जिनका संश्लेषण मानव शरीर के अंदर होता है। तो विटामिन के और डी जो है इनका संश्लेषण अपने बॉडी के अंदर होता है। बाकी विटामिन जो होते हैं वो अपने को भोजन के सोर्स के क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये है विटामिन के बारे में। अब वसा में घुलनशील वाले विटामिन, वसा में एडीके, एडीई, पहला विटामिन ए, नाम विटामिन ए याद रखना, आंखों के लिए ये होता है, इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। ए का नाम रेटिनॉल है, पूछा जाता है। इसको एंटी जीरोफ्लेविन विटामिन भी कहा जाता है। गाजर, पपीता, टमाटर, हरी सब्जी, आम, कूड ऑयल, जिसको लीवर ऑयल भी बोलते हैं, कॉड लीवर ऑयल जो होता है मछली से मिलता है। गोल्डन राइस, क्या होता है, गोल्डन राइस। ये विटामिन हमारे नेत्रों की दृष्टि रंजक के विकास में मदद करता है। क्रिएटिन के जमाव को क्या करता है, ये रोकता है। क्रिएटिन जो होता है वो इसके जमाव को क्या करेगा, ये रोकता है। विटामिन ई की अगर कमी होने पर कॉर्निया व त्वचा की कोशिका में क्या हो जाता है, सल्की भवन हो जाता है, जिससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है रतौंधी। तो इसमें मेन इंपोर्टेंट याद रखना, रतौंधी, ठीक है। रतौंधी जो होता है जिसमें क्या होता है, ये आंख के संबंधित होता है, यानी रात होते ही क्या होता है, उस व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, रतौंधी, ठीक है। यानी घर में ट्यूबलाइट स्टार्ट होती है तो उसकी ट्यूबलाइट क्या हो जाती है, गुल हो जाती है। वृद्धि अवरोध है होना, ठीक है। केरेटोमेलेसिया जीरो, दूसरा एक जो रोग है वो है केरेटोमेलेसिया जीरो, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीरो फ्लेथेमिया और निक्टोलोपिया, ठीक है। तो जीरो फ्लेथेमिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पूछा जा सकता है, ठीक है। रतौंधी है, याद रखना, इसके अंदर मेन जो है वो कौन सा है, रतौंधी रोग होता है। नोट, विटामिन ए बी कैरोटीन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इनको काम में लिया जाता है, ठीक है। इनसे एक फसल तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस या सुनहरे चावल, जिसके अंदर भरपूर होता है ये, ठीक है। ये जो होता है बी कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, जिसको क्या बोला जाएगा, बीटा कैरोटीन बोला जाता है, ठीक है। और ये भी बीटा कैरोटीन है, इसको याद रखना, बीटा कैरोटीन। गाजर में भी पाया जाता है, गाजर में कौन सा होता है, बीटा। तो विटामिन ए का क्या करते हैं, बीटा कैरोटीन जेनेटिक इंजीनियरिंग में फसल तैयार की जाती है जिसका नाम है गोल्डन राइस, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो होती है
उसमें किसकी मदद से, विटामिन ए की मदद से तैयार की जाती है। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी जो है कैल्शियम से, याद रखना, हड्डियों वाला। देखिए सनसाइन एंटी रिकेटिंग विटामिन से, जो सनसाइन सूर्य में, ठीक है। तो इसका स्रोत जो है वो दूध है, अंडे, क्रॉड लिवर ऑयल है। धूप में उपस्थित हमारा त्वचा में, धूप में उपस्थित में हमारी त्वचा में 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का ये जो पार्ट जो है वो विटामिन डी का क्या करता है, संश्लेषण करता है या इसका निर्माण करता है। तो कहता है धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, तो वो डी जो है वो इस तरह से मिलता है, ठीक है। यानी अपने बॉडी त्वचा में क्या होता है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है और जो क्या करता है, विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है जैसे ही धूप पड़ती है तब। आंतों में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। जब अपने डी आएगा तो डी क्या करेगा, डी का काम ये नहीं है कि ये कैल्शियम बनाता है, ठीक है, बनाने का काम इसका नहीं होता। ये क्या करता है, जो अपन जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस है, तो अपनी बॉडी जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करेगी, अवशोषण करेगी, अगर अपने पास में विटामिन डी है तो, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जो फूड खा रहे हैं उनमें कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है। और इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकेट्स, जिसमें पेड़ जो हाथ पैर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ऑस्टियोमेलेसिया, ये वयस्कों में, इस रोग में सूखा रोग भी कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। अस्थियां कमजोर पड़ जाती है, भंगुर हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, थोड़ा सा भी दबाव डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, टूट जाती है, ठीक है। तो विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए आंखों के लिए, ठीक है। विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी से रोग जो होता है वो होता है रिकेट्स, ठीक है, और ऑस्टियोमेलेसिया और रिकेट्स, ठीक है, ये बच्चों के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, हाथ पैर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है, अच्छा, धूप से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है, धूप से विटामिन क्या होता है कि जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है, इसलिए ये अपने शरीर में बनता है। अभी बताया था आपको के और डी, इसके साथ में और के भी क्या होता है, वो भी शरीर में बनता है, और ये भी क्या होता है, शरीर में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल भी बोला जाता है, एंटी स्टिलिन विटामिन भी कहा जाता है। साबुत, ठीक है, साबुदाने, अंकुरित अनाज, हरे पत्तेदार सब्जी, फल आदि से ये प्राप्त होता है। इसका काम होता है आरबीसी का विकास करना, डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है, युग्मकों को यानी जनन में मदद करता है, मदद, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, जो ऑक्सीडेंट को क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। कमी होने पे नपुंसकता आ जाती है, बाजपन आ जाता है, आरबीसी की कमी हो जाएगी और शरीर पे क्या हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है। विटामिन ई, ठीक है, चेहरे की जो चमक होती है वो विटामिन ई, ठीक है, तो लोग उपयोग भी करते हैं मुंह वगैरह पे, ठीक है। विटामिन ई जो होते हैं वो शरीर में त्वचा पे झुर्रियों का विकास कर देता है अगर कमी हो जाए तो, यानी झुर्रियों का विकास जो होता है वो सुंदरता वाला भी, ये भी क्या है, ये सुंदरता वाला विटामिन है, सुंदरता वाला, ठीक है, सुंदरता वाला, यानी शरीर में जो फेस जो होता है उस पे जो होता है वो विटामिन ई कार्य करता है, ये झुर्रियों से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट है विटामिन के, ठीक है, इसको नेप्था क्विनोन भी कहा जाता है, फिलोक्विनोन भी कहा जाता है, K1, मेनोक्विनोन K2, ठीक है, मेनोडाइन, ठीक है, और एंटी हिमोजेरिन, ठीक है, ये जो है, लेकिन इसमें जो मेन जो याद रखना वो क्या है, नेप्थोक्विनोन। स्रोत अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियां, बड़ी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा, देखो ध्यान रखना क्योंकि अपन ने बताया था कि विटामिन डी और के इनका संश्लेषण जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो विटामिन, देखो बड़ी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है, कि शरीर के अंदर जो है वो कौन मिलता है, विटामिन डी और के, इनका निर्माण जो होता है अपने शरीर के अंदर होता है। ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, जो क्या करता है, जो ब्लड के क्लॉटिंग करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रुधिर के, प्रोथ्रोम्बिन चोटग्रस्त स्थानों पे रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है,
ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये मदद करता है, तो ध्यान रखना ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये मदद करता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो सीधी सी बात है थक्का नहीं जमेगा, थक्का नहीं जमेगा। तो ए डी ई के ए जो था वो था आंखों के लिए, डी जो था वो हड्डियों के लिए रिकेट्स, ए में रतौंधी, ठीक है। और ई से जो है वो कौन सा है, जो इसमें जो ई से नपुंसकता है, बाजपन है आरबीसी के, और इसको सुंदरता वाला जुड़ियों वाला याद रखना है, ठीक है। विटामिन जो के जो है इससे क्या हो जाता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है कि रुधिर के थक्के जमाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट जो है वो है जल में विलय विटामिन। अब ये तो जो वो वसा के अंदर जो थे वो विलय होते हैं, वो विटामिन जो थे, लेकिन जल के अंदर जो थे वो कौन सा था, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। अब बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, इसलिए इसके अंदर कई सारे और भी विटामिन होते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन B1, ठीक है, वन का नाम है थायमिन, ठीक है। इसको एंटी बेरीबेरी, इससे रोग भी होता है उसका, देखो ये एंटी बेरीबेरी है, यानी ये जब शरीर में होगा तो बेरीबेरी रोग नहीं होगा, ठीक है। स्रोत है साबुत है, अनाज है, अंकुरित अनाज है, पत्तेदार सब्जियां, नट्स है, मूंगफली, चना, बादाम आदि इनसे प्राप्त होता है। कोशिकीय वर्धी विकास में सहायता करता है ये ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, ठीक है, कि नियासिन में परिवर्तन होता है। देखो जो ट्रिप्टोफैन जो होता है वही क्या बनाता है, ये जो होता है वो B1 में परिवर्तित होता है। ये क्रैब साइकिल में सहायता है, यानी श्वसन में, कहां पे ये श्वसन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये था विटामिन बी जो, विटामिन ई डी और सॉरी विटामिन ई और के, और ये था B1। के अंदर याद रखना है कि इनका संश्लेषण शरीर के अंदर होता है। ई के अंदर याद रखना सुंदरता वाला है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, नपुंसकता, बाज, आरबीसी के निर्माण में, ठीक है, और शरीर त्वचा पे क्या होती है, झुर्रियों का विकास करता है अगर कमी हो जाए तो। अब इसकी B1 की कमी हो जाए तो, किसकी कमी हो जाए, B1 की, ठीक है। तो अगर B1 की कमी हो जाए तो क्या होगा, B1 की अगर कमी हो जाती है तो इससे बेरी रोग होता है, जिसमें भूख कम लगना, वजन कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा इससे होती है न्यूरोटाइसिस, जिसमें तंत्रिका तंत्रों का विकास में क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें मेन जो है वो क्या है, बेरी भूख कम लगना, वजन कम हो जाना, ठीक है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, जिसको पीला एंजाइम विटामिन या विटामिन जी भी कहा जाता है। दूध से, पनीर से, मक्खन से, चीज, दही, अंडे और मांस से ये प्राप्त होता है। कोशिकाओं में वृद्धि और विकास में सहायता करता है। श्वसन के दौरान, ठीक है, ये FMN, ठीक है, FAD के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। ये श्वसन में दोनों क्या होते हैं, सहायक घटक होते हैं, ठीक है। FAD, ठीक है, ये ऊर्जा का घटक है, ये ऊर्जा बनाता है ATP के रूप में। बालों का झड़ना, जीभ और मुंह में क्या आ जाती है, दरारें फट जाते हैं, ठीक है, और आंखों में लाली आना, ठीक है, आंख जो होती है वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन जो है B3 को निकोटिनी बोला जाता है, अम्ल बोला जाता है, नियासिन भी बोला जाता है, ध्यान रखना, नियासिन जो है, और इसको PP विटामिन भी बोला जाता है, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना, क्या मतलब होता है, रोकना, यदि प्लेग्रा बीमारी से इसको रोकता है, ठीक है। तो B3 से कौन सी बीमारी होती है, नियासिन से याद रखना है क्या, कि कौन सी बीमारी होती है, प्लेग्रा। साबुत आना, काष्ठीय फल, फली, ईस्ट, यकृत, मछली, मांस, मुर्गी से ये प्राप्त होता है, ठीक है। ये TCl जिसको ट्राई कार्बोक्सी पढ़ चुके अपन, जिसके अंदर NADP के निर्माण में ये सहायता करता है, यानी श्वसन में मदद करता है, श्वसन में, ठीक है। दूसरा, ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के अवशोषण में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल के उपापचय में सहायक है, जिससे कोशिका में वृद्धि एवं विकास को प्रेरित होता है, ठीक है। इसका कार्य जो होता है वो अवशोषण का है, एमिनो अम्ल ट्रिप्टोफैन जो उपापचय में करता है, जिससे कोशिकाओं की क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे बीमारी जो होती है उसका नाम है प्लेग्रा, एवं क्या होता है, श्वसन क्रिया में क्या होती है, इसमें प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है B5, जिसको पेंटाथोनिक अम्ल भी कहा जाता है, पेंटाथोनिक अम्ल B5। पेंटा देखो नाम रखना, पेंटा आते ही 5, B5, ठीक है, पेंटाथोनिक अम्ल। दूध, ईस्ट, मूंगफली, टमाटर, पनीर, यकृत, मछली, पत्तेदार सब्जी, ठीक है। कार्य इसका स्वस्थ त्वचा, बालों के लिए इसी उपयोगी है, ठीक है, B5 बालों के लिए उपयोगी होता है। TCA चक्र को कोएंजाइम के रूप में, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है, कोएंजाइम के रूप में ये कार्य करता है, यानी किसमें काम करता है, ये श्वसन में,
इसमें काम करता है श्वसन, और श्वसन में भी कौन सा, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र में, ठीक है, क्रेब्स चक्र में क्या करता है, ये कार्य करता है, क्रेब चक्र में। डर्मेटाइटिस, कमी से बीमारी डर्मेटाइटिस, ठीक है, स्किन। उसके बाद में शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाना, बालों का गिरना, बालों का सफेद होना, तो विटामिन 5 के कारण होता है, ध्यान रखना, बालों का गिरना, बालों का सफेद होना, वो किसके कारण है, विटामिन 5 के। और नाम याद रखने के लिए 5 से पेंटा याद रखना, पेंटाथोनिक अम्ल, ठीक है, और इसका याद रखना 3 से निकोटिनिक, ठीक है, या नियासिन, 3 नियासिन, ठीक है, और 2 जो है वो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है B6, जिसको पायरोडॉक्सिन भी बोला जाता है, पायरोडॉक्सिन। सोयाबीन, मूंगफली, फलीदार जो भोजन, ठीक है, अंडा, मांस, मछली। कार्य इसका प्रोटीन के उपापचय में मदद करता है, प्रोटीन के जो उपापचय होगी उसमें क्या करेगा, ये मदद करता है। टीबी की वृद्धि को रोकता है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेगा, ये रोकता है, ठीक है। टीबी जिसको बोलेंगे क्षय रोग, क्षय रोग होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक होता है ये। इसकी कमी हो जाए तो डर्मेटाइटिस, शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उल्टी, दस्त एवं शारीरिक क्या हो जाती है, कमजोरी अनुभव होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का विकास नहीं हो पाता। B7, जिसको बायोटीन बोला जाता है, जिसको विटामिन H भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विटामिन H। ये ध्यान रखना, अंडा पका हुआ खाया जाता है, ठीक है, अंडे जो होते हैं उबाल के या पका के खाया जाते हैं। यकृत, मांस, दान, अंडा भी कौन सा, पका हुआ, ठीक है, साबुत दाना। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन वसा में सहायक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वेलेडिन होता है, वेलेडिन एक जो घटक होता है, वो क्या करता है, अगर खाली, क्योंकि इसमें वेलेडिन मिलता है, जो अंडा जो होता है ना उसके कवच में, ठीक है, तो वेलेडिन क्या करेगा, वो इसके अवशोषण को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है, किसके, B7 को। इसलिए अंडा जो होता है इसमें वेलेडिन होता है, ये क्या करता है, कच्चा अंडा खाने से, अच्छा अंडा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वेलेडिन, और वेलेडिन जो करता है वो क्या करता है, वो करता है B7 के अवशोषण को कम कर देता है, अवशोषण को कम कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। इसलिए अंडा जो होता है वो उबाल के या पका हुआ खाना चाहिए। शारीरिक विकास में कमी आ जाती है, बालों का झड़ना, डर्मेटाइटिस, ये बीमारियां इसके अंदर होती है, ठीक है, B7 के अंदर। तो B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। टीबी प्रोटीन के उपापचय में, तंत्रिका में, ठीक है। डर्मेटाइटिस जो होता है शारीरिक वृद्धि में ये कम होता है, ठीक है। वो उल्टी, दस्त जो होती है, शरीर में कमजोरी अनुभव, तंत्रिका तंत्र का विकास नहीं होता है, ठीक है। सेवन में बायोटिक, अंडा जो होता है वो पका हुआ खाना चाहिए, ठीक है, उसमें वेलेडिन होता है, वेलेडिन से क्या होता है, ये B7 जो होता है उसका अवशोषण नहीं हो पाता। नेक्स्ट है B9, B9 विटामिन, जिसको M विटामिन या फोलोसिन या फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखना, फॉलिक अम्ल 9 हरे पत्ते सब्जियों से मिलता है, आरबीसी के विकास में मदद करता है। कमी से आरबीसी का परिपक्व नहीं होने पर रक्त में बड़े आकार के अपरिपक्व आरबीसी दिखाई देते हैं, जिससे मेगालोब्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है, रक्तलपता कहा जाता है, या एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होगा, एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है रुधिर की कमी, रुधिर की कमी। और रुधिर की कमी कब होगी, जब आरबीसी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये बीमारी आ जाती है, ठीक है। तो मेगाब्लास्टिक, ठीक है, रक्तलपता, यानी रक्तलपता का मतलब होता है रक्त का कम हो जाना। फिर है B12, सब जानते हैं, ठीक है, साइनो कोबालिज्म बोलते हैं, कोबालिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, कैल्सस एक्सट्रिसिक कारक भी होता है ये। स्रोत है स्पाइरुलन सेवाल, स्पाइरुलन जो सेवाल होती है, जो अंतरिक्ष के यात्री जो यात्री होते हैं वो खाने के रूप में इस सेवाल को लेके जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर B12 ज्यादा होता है, ठीक है। अंडा, मांस, यकृत और जंतु के उत्पादन, आरबीसी के उत्पादन में मदद करता है, तंत्रिका तंत्र में मदद करता है, डीएनए के संश्लेषण में मदद करता है। B12 डीएनए के संश्लेषण में मदद करता है। इसकी कमी से पर्नीसियस या प्रनासी घातक एनीमिया रोग होता है, जिससे, और इसमें जो होता है कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, CO जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है।
CO जो है वो इसके अंदर कोबाल्ट इसके अंदर पाया जाता है। ये याद रखना है आपको। B12 के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट। ठीक है, इससे रोग जो होता है वो क्या होता है? पर्नीशियस जो रोग होता है वो इसके कारण होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, खट्टी चीजें याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि तो ध्यान रखना एंटी आया तो इसका मतलब क्या, स्कर्वी बीमारी इससे होगी, कमी से। खट्टे जो फल होते हैं, अमरूद है, आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी, मिर्ची, ठीक है। कार्य दांतों मसूड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, दांतों एवं मसूड़ों की वृद्धि के लिए ये आवश्यक है। आरबीसी एवं एंटीबॉडी के निर्माण में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में यह सहायता करता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसके बारे में क्या होता है? सूजन एवं मसूड़ों के अंदर सूजन आती है और मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ये विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, तो ये थे अपने विटामिन के बारे में। ठीक है, 9 को क्या बोला जाता है? फोलेसिन भी कहा जाता है, फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होती है? रक्त रखता है, या आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी परिपक्व ना होकर अपने आकार को क्या कर देती है? बड़े कर देती है। ठीक है, इसको मेगाब्लास्टिक क्या बोला जाता है? रक्तलपता बोला जाता है, या मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, B12 जो होता है उसके अंदर कोबाल्ट है, साइनो कोबालिज्म, ठीक है, कोबालिज्म या कैंसर एक्सट्रिक कारक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये इसके नाम है, लेकिन आपको साइनो कोबालिज्म या कोबालिज्म याद रखना है। स्पाइरुलम जो शैवाल होती है, जो अंतरिक्ष यात्री अपने खाने के रूप में ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जाते हैं तो वो खाने के लिए कोई सामान जो होते हैं जो अपन यहाँ खाते हैं वो वहाँ पे नहीं खा सकते, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो वो जो होते हैं पेस्ट के रूप में खाने को लेके जाते हैं, उसके अंदर किसको लेके जाते हैं? स्पाइरुलम को लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है आरबीसी के उत्पादन में, इसी तंत्रिका की वृद्धि में, डीएनए के में ये सहायक होता है। ठीक है, इससे जो रोग होता है उसका नाम है पर्नीशियस जो रोग होता है। ठीक है, उसमें ये जिसमें एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है? घातक एनीमिया, यानी खून की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका निर्माण नहीं होगा। ठीक है, खून की कमी, एनीमिया में क्या होती है? खून की कमी, ऊपर लिख दिया वैसे की कमी, आरबीसी की कमी, खून की कमी। नेक्स्ट है विटामिन सी, खट्टी चीजें याद रखना, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इंपोर्टेंट भी है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है एंटी स्कर्वी है, इससे बीमारी होती है स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों के अंदर जो दांत होते हैं, मसूड़ों के अंदर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, और बार बार उसमें से क्या आता है? रक्त स्त्राव होता है। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज बनाने में, आरबीसी बनाने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी आज क्लास, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? प्रोटीन के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रोटीन के बारे में पढ़ा। उससे आगे देखे तो अपने ये कुछ जो रह गए थे उनके बारे में भी अपने पढ़ा, जो फॉस्फेट है, सल्फर है और पोटेशियम है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन के बारे में पता, 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो जरूरी होते हैं। ठीक है, सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या मिलता है अपने को? प्रोटीन मिलता है। गाबा जो होता है वो क्या होता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ऑर्निथिन जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। एमिनो अम्ल जो होते हैं वो कार्बोक्सिल अम्ल और 2 अमीनो अम्ल दोनों होते हैं, अम्ल भी होते हैं, सार भी होते हैं, द्युत लवण होते हैं, इसको ज्यूटेराइन भी कहा जाता है। ठीक है, या एम्पोलाइट भी कहा जाता है। उसके बाद में ये कुछ उदासीन थे, ये थे अपने कौन से वाले? अम्लीय वाले, सारीय वाले, सिस्टीन, मियोथिनिन। ठीक है, उसके बाद में आवश्यक वेव तत्व जिनका निर्माण बाहर अपने शरीर में नहीं होता, बाहर से लेना पड़ता है। अर्ध आवश्यक जो होते हैं वो वैक्स अवस्था में बनना है, जिसमें ऑर्जिनिन और स्टीनिन याद रखना है। उसके बाद में जो होते हैं प्रोटीन के प्रकार के आधार पर अपने देखे, जो है जो रेशेदार होते हैं कोलेजन होते हैं। ठीक है, इलास्टिन होते हैं, मायोसिन होते हैं। गोलाकार में स्टोन प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है और ग्लोबुलिन होता है। अगर कार्य के आधार पर पेप्सिन, एमाइलेज एंजाइम होते हैं। संरचना में कोलेजन, क्रेटिन होता है। ठीक है, भोजन संग्रह में एल्बुमिन और ग्लूटामिन होते हैं। फिर है इनको संगठन के आधार पे इनको सरल है, संयुग्मित है, व्युत्पन्न है। सरल में एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं, केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं, दूसरे इसमें समूह नहीं मिलते, वो सरल होते हैं। पेप्सिन है, क्रिएटिन है, कोलेजन है, स्टोन है। उसके बाद में संयुग्मित में वो होते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ रहता है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन जुड़ा हुआ रहता है, साइटोक्रोम में भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन के अंदर भी ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ था, लिपोप्रोटीन में लिपिड जुड़ी हुई रहती है। प्रोटीन के कार्य, ठीक है, ये एनर्जी भी देता है। ठीक है, ये हार्मोन में बनाता है, एंजाइम भी बनाता है, बाल मांसपेशियों के मुख्य घटक है ये। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में भी कोशिकाओं को में पहचान की जा सकती है। एल्बुमिन है, फेसियोलिन है। ठीक है, भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। मारस्मस है जो इसके कुपोषण, जो इसमें PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है।
फिर है कवासिकोर है, ये भी कुपोषण की बीमारी है। विटामिन जो है वो अलग अलग होते हैं, जो जल में घुलते हैं वो कौन से होते हैं, बी सी, तो बाकी जो सारे जो है वो वसा में घुलेंगे, ठीक है। ए डी ई के, ए डी ई के, ठीक है। फिर आपको याद रखना है ये इसके अंदर के B17 जो होता है वो उस कैंसर में यूज में आता है। ए से रोग जो होता है वो कौन सा होता है, जो होता है रतौंधी, ठीक है, आंखों के लिए। डी जो होता है रिकेट्स। ई से होता जो है वो क्या होता है, नपुंसकता, बाज, और ये आता है, ठीक है। उसके बाद में के से होता है वो क्या है, रुधिर का थक्का नहीं बनता। फिर ये B1 से बेरी बेरी, ठीक है। फिर है B2 से अपने जो है वो क्या है, राइबोफ्लेविन है, और राइबोफ्लेविन से बालों का झड़ना वगैरह वो इसमें आता है। B3 निकोटीन है। पेलेग्रा जो होता है, नाइसिन जो है वो इसी का ही है, पेलेग्रा, इससे बीमारी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पेलेग्रा वाला। उसके बाद में जो है B5 पेंटोथोनिक जो है, ठीक है, और इससे डर्मेसिल शारीरिक बालों का झड़ना और सफेद पड़ना ये इसके कारण होता है। फिर B6 है, B7 है, B9 है, B8 नहीं है, ठीक है, B12 है। 9 के बाद में सीधा कैसा है, 12, ठीक है। फिर आता है सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।